हाय, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। 12th का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है। हर साल बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, हो जाता है, आसानी से हो जाता है, 40-50 सेकेंड लगते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आता है। तो ऐसा है कि हर एक चैप्टर शुरू करते हैं तो नया जोश रहता है, होना भी चाहिए तुम लोगों में। अगर कुछ आलसी पढ़े पढ़े देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अभी टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, सितंबर में एग्ज़ाम हो सकती है, बात चल रही है, हो जाएगी, पूरे चांस है। तो कोशिश करना कि अच्छे से पढ़ाई करो और हर एक चैप्टर को पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ो, क्योंकि यार नीट करने का कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि नीट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे तुम्हें बहुत बहुत पढ़ना ही पड़ेगा आगे जाके। अगर अभी इतने से में तुम हार मान रहे हो, हिम्मत हार रहे हो, तो MBBS में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद PG की तो बात ही अलग है। तो कोशिश करना कि अच्छे से इस चैप्टर को करो, बहुत 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 इजी चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। एक, रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से होती है, तो उसी की बात करने वाले हम, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, लेकिन उस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बॉन्ड ब्रेक होना या किसी भी रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट लगना, उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता, कि कितने अणु पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या उसकी कोटि क्या होती है, जैसे अपन SN1 SN2 में पढ़े थे ऑर्गेनिक में। तो कोटि की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे, है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं था। कोटि की बात करेंगे, उसके बाद आणविकता की बात करेंगे। तो इस पूरी मैकेनिज्म में यही बात करने वाले। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे कि कितने स्टेप में होती है, कुछ प्राइमरी रिएक्शन भी होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को जो भी इफेक्ट करते हैं, जो भी जितने भी फैक्टर हैं, जितने इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो 3 मेन टॉपिक की बात करनी है अपने को। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड सारा बेसिक वगैरह पढ़ना है, रेट कांस्टेंट भी उसी के अंदर आ जाता है। फिर कोटि के बारे में पढ़ना, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही आ जाता है, और अपनी कोटि, ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें लास्ट में पढ़ना है इफेक्ट, है ना, फैक्टर। ठीक है, तो हम चालू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बता दिया मैंने क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो हमें किस टाइप की रिएक्शन की चर्चा करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेनली जो रिएक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में, स्पीड के बेसिस पर। कौन कौन सी होती है वो स्पीड के बेसिस पर, किस स्पीड से होंगी रिएक्शन, उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है वेरी फास्ट रिएक्शन। इनको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंट होती है, इसलिए इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकेंड आ जाती है वेरी फास्ट है, तो उसका अपोजिट वेरी स्लो। थर्ड नंबर पे जो अपने को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, मॉडरेट, या इसी को बोलते हैं स्लो प्रोसेस, स्लो रिएक्शन। 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी नहीं है, मॉडरेट पढ़नी है। अब ये क्यों नहीं पढ़नी है वेरी फास्ट और वेरी स्लो, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन जो है बहुत ही स्पीड से होती है, वो बहुत कम टाइम में होती है, 10⁻⁻40 सेकेंड। इसकी तुम रेट निकाल ही नहीं सकते, 10⁻⁻40 या फिर 10⁻⁻90 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। बहुत 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 स्पीड से होती है। जैसे कि इनो डालते हैं अपन पानी में, है ना, वो फट से झाग बन जाता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो वो समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें किस टाइप के एग्जाम्पल आने चाहिए। इसमें आते हैं आयोनिक रिएक्शन, और ये बहुत स्पीड से होती हैं, इसलिए अपन इसकी रेट निकाल ही नहीं सकते। इसमें इतना कम टाइम लगता है, बहुत फास्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन आ जाएगा, जितने भी आयोनिक रिएक्शन है, आयोनिक रिएक्शन के नाम पे एसिड बेस रिएक्शन आती है। एसिड प्लस बेस मिलाओ, क्या मिल जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन प्लस H2O निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये सारी इसी टाइप की होती है, आयनिक रिएक्शन। जैसे NaCl और NaOH और HCl को मिला दो, सॉल्ट बन जाएगा। H2SO4 और BCl2 को मिला दो, BCl2 को मिला दो, तो सॉल्ट बन जाएगा। AgNO3 और अपना क्या मिला दो, NaNO2 मिला दो, AgNO3 और NaCl मिला दो, ये सब मिला लो, AgCl बन जाएगा। तो ये सारी जो रिएक्शन होती है किस टाइप की होती है, बहुत फास्ट होती है, आयनिक प्रकार की होती है, और एसिड बेस रिएक्शन होती है। वेरी स्लो रिएक्शन ये कई दिनों में होती है, कई दिन लग जाते हैं, डेज या मंथ भी लग जाते हैं, ईयर भी लग जाते हैं, बहुत ही स्लो होती हैं। तो अब अपने पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है कि इनकी रिएक्शन निकालने बैठे रहेंगे।
तो इनकी रिएक्शन अपन निकालते नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबी चलती है, टाइम लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी आ जाती है, आयरन रस्ट, लोहे में जंग लगना, जंग लगती है ना, आयरन लोहे में जंग लगना, ये बहुत महीनों में लगती है, इसलिए इसकी भी अपन क्या करते हैं, नहीं निकालते हैं। सेकंड और एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, जैसे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके H2O बनाना, लेकिन यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये सारी जो अपन बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, कई दिन लगते हैं, इसमें महीने लग जाते हैं, तो इसमें कई दिन लग जाते हैं। इसका सबसे, तुमने एक मूवी देखे होंगे द मार्शियन, वो मार्स पे रह जाता है बेचारा अकेला, वो एनवायरनमेंट बना के और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाता है अपने लिए, तो उसमें देखा होगा कई दिन लग जाते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। अब जो मॉडरेट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, वो बहुत ही बटी हुई है ना, ऐसा नहीं है कि आयनिक होगी या ये होगी, ये आयनिक वाली फास्ट होती हैं और ये कुछ रिएक्शन है जो स्लो है। तो हमें ये पता करना है कि मॉडरेट रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, सिर्फ इस चैप्टर में उसी को पढ़ना है, क्योंकि इतनी ना ज़्यादा स्लो होनी चाहिए ना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। मॉडरेट मतलब जब भी ये नाम आएगा मॉडरेट, तो इस स्टेप को अपन आगे देखेंगे, RDS बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा, जैसे NO नाइट्रोजन ऑक्साइड अपना मिलेगा Cl से, Cl2 से, तो बनाता है क्या, NOCl। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। उसके बाद H2O2 परऑक्साइड का जो विघटन होता है H2O में, वो भी क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। और भी आ जाता है अपने पास, जैसे कि एस्टर का जलीय अपघटन आ जाता है, एस्टर नहीं होगा, जो होता है वो भी अपने कुछ मिनट में होता है, एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, ये भी बहुत स्लो होता है। और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सुक्रोज का जल अपघटन कर रहे हैं अपन, सुक्रोज शर्करा है, उसको भी अपन पढ़ेंगे, वो भी एक सूडो जल अपघटन है ना, सुक्रोज का जल अपघटन। ये बहुत सड़ी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, वेरी फास्ट वेरी स्लो तो अपने को पढ़ना नहीं है, मॉडरेट है। जैसे जैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्शन आती जाएगी, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा भी क्वेश्चन तो वो स्लो ही रिएक्शन देगा, केमिकल काइनेटिक्स में स्लो रिएक्शन ही पढ़ी जाती है ना ज़्यादा फास्ट पढ़ी जाती है ना मॉडरेट। तो ये इतना बेसिक सा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन की बात तो हमने कर ली है कि कितने टाइप की होती है, 3, फास्ट, वेरी स्लो और स्लो मॉडरेट, ठीक है। अपने को इस चैप्टर में मॉडरेट ही पढ़ना है। फिर अगली बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट से तुम्हें क्या समझ में आता है, जिसको दर, स्पीड, वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि चेंज किसी में भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किसी का भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब रिएक्शन को अपन किस में नापते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में नापते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिखूंगा मैं, बराबर ये समानुपाती होता है, बराबर ही होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि सांद्रता में परिवर्तन किसकी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी, बटे में क्या करना है अपने को, टाइम, कितना टाइम लगा है चेंज होने में। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस प्लस डेल C बटे में डेल T, ऐसा लिख सकते हैं, डेल C बटे में डेल T। इसको अपन बोल रहे हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे माइनस प्लस इसलिए लिखे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमेशा आगे ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, घट मतलब नेगेटिव नहीं होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, हमारे पास हमेशा दो चीज़ होती है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। इस पूरे चैप्टर में हमेशा हम रिएक्टेंट की ही बात करते हैं, कुछ सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन निकालते टाइम किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वो अपन आगे बात कर लेंगे। बाकी जब भी अपन आगे पढ़ेंगे हमेशा रिएक्टेंट की बात करेंगे। यहाँ पे माइनस और प्लस, जो प्लस है वो बता रहा है कि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट के लिए। और नेगेटिव यहाँ पे बता रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव अगर लगा हुआ है तो वो किसके लिए बताया जा रहा है, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते जाएगा, लेकिन उसके घटने की दर क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, और उसके प्रोडक्ट की बढ़ने की दर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसको अपन एक ग्राफ पे देखें टाइम के साथ इसके कॉन्सेंट्रेशन को, इधर टाइम ले लें, इधर अपन कॉन्सेंट्रेशन ले लें, कॉन्सेंट्रेशन को अपन हमेशा लेते हैं मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट इधर लिख रहा हूँ और रिएक्टेंट पहले से इतना प्रेजेंट है, रिएक्टेंट कितना प्रेजेंट होगा, मान लो 5 मोल पर लीटर प्रेजेंट है, तो 5 मोल से वो घट के क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा इस तरीके से, लेकिन जीरो नहीं होता है, और ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये इस तरीके से, मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा टाइम के साथ और रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा टाइम के साथ। इसलिए अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट को नेगेटिव लिखते हैं और प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता है, रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ घटता है। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। मतलब जब भी तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना है और बटे में जितने भी टाइम लग रहा है उस कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने में उतने से क्या करना है, भाग दे देना है। इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में कितने भागों में अपन उसको बांट सकते हैं, 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंट। एवरेज मतलब कितना भी चेंज हुआ वो कितने टाइम के बीच में हुआ, है ना, 5 सेकंड में हुआ, 10 सेकंड में। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वो 1 सेकंड पर कितना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस। इसके बाद अपन करते हैं, ग्राफ भी बनता है इसका, ठीक है, आगे देखते हैं इसको अपन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो अपन ने देख लिए कि कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन ROR को लिखते हैं डेल C बटे में डेल T, और ये हो सकता है प्लस माइनस, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट को बता रहा है, नेगेटिव यहाँ पे रिएक्टेंट को बता रहा है। इसको अपन 2 टाइप में फिर डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ROR, तात्क्षणिक, और ये वाला है अपने पास औसत। औसत से समझ में आता है औसत, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूँ, रिएक्शन कोई सी भी ले सकते हैं अपन, ज़्यादातर ली जाती है A से B बनाने वाली, बाद में अपन AB + CD भी बनाएंगे। तो A से B बनती है, तो अपने पास ये क्या है, रिएक्टेंट है। मान लो कि ये T1 समय पे, ये अच्छा समझ लेना, ऐसे ही लिखा भी जाता है, T1 समय पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है मान लो A1 मोल पर लीटर। T2 टाइम बाद ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, T2 टाइम बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ा चेंज हो जाएगा, कितनी हो गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन A2। इसने कितना भी प्रोडक्ट बनाया अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो है A1 हमेशा ज़्यादा होगा A2 से, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में तो क्या होगा, इसकी वैल्यू घटेगी। अगर वैल्यू घटेगी तो टाइम के साथ क्या आएगा, वो नेगेटिव ही आना है, इसलिए अपन क्या लेते हैं हमेशा, रिएक्टेंट को नेगेटिव। अब इस पूरी रिएक्शन को अगर एवरेज फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, ROR एवरेज, अगर ROR एवरेज बता रहा हूँ तो उसको कैसे लिखूंगा, माइनस A2 माइनस A1 बटे में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। यहाँ पे माइनस वापस से क्या बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है अपने पास। अगर मैं प्रोडक्ट बता रहा होता तो ये इसकी भी 2 स्टेज बना लेता, T1 टाइम पे कितना हो जाता है ये B1 और T2 टाइम पे कितना हो जाता है ये B2, इस तरीके से बताता। लेकिन यहाँ पे B2 ज़्यादा होता है और B1 क्या होता है, कम होता है, इसलिए अपन इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब ये एक रेंज में है, इसलिए रेंज बड़ी रेंज को लिखने के लिए अपन क्या किसका यूज़ करते हैं, डेल का यूज़ करते हैं। तो A2 से A1 है, डेल A लिख दिए, बटे में क्या आ गया अपने पास, डेल T, और ये लिखेंगे अपन माइनस में। ये बता रहा है ROR एवरेज, ठीक है, ये एवरेज बता रहा है। अगर अपन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस A1 A2 माइनस नहीं करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो जब डेल T जो चेंज है वो बहुत कम होगा, 0, तो उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, एवरेज ही होता है। एवरेज को ही अपन बहुत स्मॉल टाइम के लिए निकालते हैं तो उसको अपन क्या बोलने लगते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे जब ROR इंस्टेंटेनियस निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है, सेम है डेल A बटे में डेल T माइनस में, और यहाँ पे जो लिमिट है, यहाँ पे अपन डेल जो अपने पास डेल T की लिमिट है वो क्या करते हैं, 0 की साइड ले जाते हैं, बहुत ही कम स्मॉल टाइम। यहाँ पे कुछ सेकंड होगा तो यहाँ मिनी सेकंड होगा, यहाँ मिनट होगा तो यहाँ सेकंड होगा, मतलब हमेशा इससे कम। तो अब यहाँ पे डेल एक स्मॉल रेंज के लिए यूज़ करते हैं, तो माइनर रेंज के लिए अपन D का यूज़ करते हैं। तो DA बटे में DT है माइनस, यहाँ पे जो भी टाइम था अपन ने इसका यूज़ यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ROR
इंस्टेंटेनियस। अपन इस पूरे चैप्टर में इंस्टेंटेनियस ही निकालते हैं। जब भी बैलेंस करने को आएगा अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस ही निकाले, एवरेज का उतना यूज़ है नहीं। अब इंस्टेंटेनियस की एक ग्राफ बनती है, स्लोप बनती है। जैसे इन दोनों को अपन ग्राफ पे देखें तो कैसे देखेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, इधर टाइम के साथ और इधर अपन ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन अपन ए कब देख रहे हैं। तो ए क्या है अपने पास, रिएक्टेंट है, तो वो क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा। तो यहाँ से मान लो कि यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पे, ये हो गया अपने पास T1 टाइम पे A1 था, यहाँ पे आते आते T2 टाइम हो गया और T2 टाइम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है, A2। तो ये इतने पूरे एरिया का एक एवरेज हो गया, इसको बोलेंगे अपन क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे निकालूंगा। इस पर्टिकुलर टाइम के लिए अब इसमें अपने को कुछ वैल्यू तो पता नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगा और जितना भी एंगल बने, यहाँ पे जितना भी एंगल इससे बनेगा थीटा से, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। टेन थीटा से इसको लिखते हैं, टेन थीटा बराबर अपन लिखते हैं लंब बटे आधार, वो सब यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बाकी इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और थीटा निकलता है, जो भी थीटा है वो इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट पर बताता है। तो जितना भी थीटा है, थीटा को वैसे ही निकालना है, कोई अंतर नहीं है, टेन थीटा बराबर वही करना है dA बटे dt, यही है क्योंकि यहाँ थीटा के सामने ये आ जाएगा और ये थीटा के साथ ये आ जाएगा, तो ये dA बाई dt ही निकालना है। इतना कुछ करना नहीं है, बस एक ग्राफ समझने जैसा है कि जब भी अपन निकालते हैं एवरेज तो इस पूरे पॉइंट के बीच में निकालते हैं, लेकिन जब भी इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो सिर्फ यहीं पे निकालते हैं और उसकी सीधी लाइन ड्रॉ करके उसका क्या बना लेते हैं, स्लोप बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अब अपन आगे जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस का ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा वो एवरेज वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की भी बात कर ली अपन ने, वापस से हम रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात करेंगे क्योंकि इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, बड़ा है थोड़ा सा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन आते भी। तो क्या क्या अभी तक अपन ने पढ़ लिया, एक बार फटाफट देख लेते हैं। एक तो स्पीड के बेसिस पे देखें, स्पीड के बेसिस पे 3 टाइप की रिएक्शन है, वेरी फास्ट, सेकंड क्या था वेरी स्लो, और थर्ड क्या था अपने पास स्लो। जब भी अपने को पढ़ना है तो स्लो ही पढ़ना, RDS रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप भी बोलते हैं इसको, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। ये अपना बेसिक सा हुआ। सेकंड अपन ने क्या पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस प्लस डेल सी बाई डेल टी जब एवरेज की बात करते हैं, और इंस्टेंटेनियस की माइनस प्लस डी सी बाई डी टी इसकी बात करेंगे अपन। सी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज, और नेगेटिव ले रहे हैं तो रिएक्टेंट का नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। अब ये अपन ने इतनी बात कर ली है, ये दोनों टाइप से देख भी लिए कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। इंस्टेंटेनियस ज़्यादातर यूज़ करना है। अब इसने का अपने को क्या देखना, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है ना, जैसे रस समीकरण में थी गुणांक, ये क्या होता है, ये तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। जब भी अपन, जैसे ऑर्गेनिक में भी देखे होंगे, इनऑर्गेनिक में भी, जब भी अपन किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके आगे कुछ नंबर्स लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HI है, ये ब्रेक होता है किसमें, I2 में, और प्लस H2 में ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे 2 I हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए अपन इसको क्या लेते हैं, 2HI। तो ये जो मैंने उसको कंपेयर, मतलब पूरा बैलेंस करने के लिए जिस भी नंबर का यूज़ किया हूँ, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, रस समीकरणमिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसी का यूज़ अपने को यहाँ पे करना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालते टाइम। अब इसका यूज़ क्यों करना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालते टाइम, क्योंकि रेट जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगी, तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया हूँ ये, तो ये 2 का गुणा कर दिया तो वो 2 मोल हो गया ना। इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट अपने पास जो भी कॉफिशिएंट है उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में। कैसे करते हैं, तो इसको अपन निकालने के लिए पहले तो नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन अभी करेंगे अपन बहुत सारे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं और किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज कैसे निकालते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में रेट कैसे निकालते हैं। तो पहले तो नॉर्मल देखते हैं अपन। नॉर्मल कैसे, कोई भी रिएक्शन उठा लेते हैं, A प्लस बी, इससे मिलके बन रहा है C प्लस डी। इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा dA बाई dt, लेकिन इसके आगे क्या लगाऊंगा, माइनस। ये क्या है अपने पास, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हमेशा
ऐसे ही लिखना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ नेगेटिव है रिएक्टेंट, इसलिए नेगेटिव लगा रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है तो ये क्या लिखूंगा, dC/dt। यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, पॉजिटिव। डी का लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, dt/dt। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो सारी हैं ये क्या होंगी, बराबर ही होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, एक मोल ये लूंगा तो एक मोल से रिएक्शन करेगा और एक मोल ये बनेगा, एक मोल ये बनेगा, इसलिए सभी का क्या है, चेंज सेम है, इसलिए ये सारे बराबर हैं। और इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब इसी से अपन पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देख लेते हैं कि यूनिट का यूज़ क्या किया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ में आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखते हैं अपन, मोल पर लीटर, और इसी के साथ ये टाइम है, तो टाइम को अपन कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड लेते हैं नॉर्मली, सेकंड हो, यहाँ पे मैं टाइम लिख रहा हूँ। टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, टाइम अलग है। तो इसको अपन मोल पर लीटर को कैपिटल M भी लिखते हैं, मोलरता पर टाइम कितनी चेंज होगी। तो इसकी दो यूनिट होंगी, मोल पर लीटर पर टाइम, मोलरता जो मोलरिटी होती है वो पर टाइम में कितनी चेंज हो रही है। ये अपन कब की बात कर रहे हैं, जब नॉर्मल है, कोई भी रस समीकरण गुणांक का यूज नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट लिखना है। और ये सारी स्टेप क्या बता रही हैं अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन बता रही हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए लिखे हैं अपन ने, उसका रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं। जब अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज कर, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति, इसका जब अपन यूज करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं P+Q, इससे मिलके बना है P+Q S+R, इस तरीके से बना। अब इसके आगे मान लो ये बैलेंस नहीं हो रही है और अपन ने यूज कर लिए यहाँ पे M1 प्लस ये यहाँ पे यूज करेंगे M2, यहाँ पे यूज करेंगे अपन N1 और यहाँ पे यूज करेंगे अपन N2R। ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो रही है, जस्ट ऐसे अपन ने ले लिया एग्जांपल, ये P+Q मिलके बना रहा है S+R, और इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है अपने पास, M1 M2 N1 और N2। मतलब M1 M2 क्या है यहाँ पे, उसके आगे के रिएक्शन बैलेंस करने के लिए है ना, बाकी इसका को ऑर्डर वगैरह कोई लेना देना नहीं है, अपन आगे बढ़ेंगे। अब इसका यूज़ कैसे करना है, तो इसका यूज़ ऐसे करना है जैसे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो यही स्टेप यूज़ करो। कैसे लिखना है, P को कैसे लिखेंगे, dP/dt, इसके आगे माइनस लगा दिए। इसको कैसे लिखना है, Q dQ/dt, इसको कैसे लिखना है, इसको माइनस लगा दिए। इसको कैसे लिखना है, ds/dt, इसके आगे प्लस लगा दिए। इसको कैसे लिखना है, dr/dt, इसके आगे प्लस लगा दिए। सिंपल है। लेकिन अब ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो सभी को बैलेंस करके चलता है कि ये जितने भी रस समीकरण मिति गुणांक है, इनका यूज़ अपने को इसलिए उसको बिल्कुल मिनिमम वैल्यू करने के लिए करना पड़ता है। इसलिए अपन इसका क्या करते हैं, हमेशा भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, M1 से भाग देना है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, M2 से भाग देना है। जो भी आगे रस समीकरण मिति गुणांक लिखा है उससे क्या करना है, सिंपल से भाग दे देना है। तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे सिंपलेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट उसको बनाया जाता है, इसके आगे जो भी रस समीकरण मिति गुणांक है उससे भाग देके। अगर नहीं लिखा है तो नहीं देना है, लिखा है तो उसका भाग दे देना है। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कभी भी तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रस समीकरण मिति का गुणांक का भाग देना है। किसी भी रिएक्शन में कुछ भी पूछे कभी भी कि NO2 या O2 या कुछ भी चेंज, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है तुम्हें, सबसे पहला स्टेप तुम्हें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या हो जाएंगे, अब सब बराबर है, स्टोइकियोमेट्री का भाग देने के बाद सब क्या हो जाते हैं, बराबर। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तुम्हें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का ही। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद उसको तुम किसी के भी बराबर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
तुमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, इसका किसी का भी यूज करके तुम्हें किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिया है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दो और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए तुमने, किसी से भी निकाल लिए, ये बराबर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो तुमने इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गई, फिर तुमसे बोला कि ds/dt, ऐसा नहीं बोलेगा, s के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या है ना, स्पीड क्या है, चेंज इसकी रेट क्या है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने की। तो तुम्हें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन उठाना है, रेट ऑफ रिएक्शन उठा, इसको बराबर कर देना है किसके, इस पूरे के बराबर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तो अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। तो इस पूरे के क्या कर देना है, बराबर 1/n1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ds/dt, इस तरीके से। तो अब जब तुमसे पूछे कि s के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है तो इसको निकालना है, तो n का गुणा इधर कर दो। मतलब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या करनी है तुम्हें, रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालनी है। वो किसी से भी निकाल सकते हो तुम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग देके, और उसके कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज है अपन आगे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उससे समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकते हैं, या फिर मोलरिटी पर टाइम, कुछ भी हो सकता है। ये याद रखना है तुम्हें, याद रखना ही है ना। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखा जाएगा। ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, देन तुम्हें कुछ भी करके उसको बराबर कर देना है जिसकी भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई। तो ये याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। इसको अपन आगे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस तो कर ही लेनी है इस वीडियो को देखने के बाद। जितने भी नरेंद्र अवस्थी में क्वेश्चन हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन को ढूंढ के लगाना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले, ठीक है। ये अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ मेरी तरफ से, फिर करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि NH3 के प्रकट होने की, है ना, इसके निर्माण की दर, फॉर्मेशन की जो रेट है वो इस तरीके से दी गई, 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी पर मिनट। तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी, उसके खत्म होने की दर क्या होगी। तो अपन इसको क्या करना है, मैंने पहले बोला है, सबसे पहली स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तुम्हें ROR करना है, बराबर कर देना है, इसके सारे जो भी स्टेप है उसको लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी है उससे क्या करना है, पहले भाग देना। तो रेट ऑफ रिएक्शन N2 के बारे में लिखूंगा तो dN2/dt लिखूंगा, माइनस लिखूंगा और उसके आगे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, बराबर इसका लिखना है हाइड्रोजन का, तो -1/3 लिखूंगा क्योंकि उसके आगे 3 है, और इसको लिखूंगा ds2/dt बराबर। फिर थर्ड लिखूंगा 1/2, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, dNH3 बटे में क्या आ जाएगा dt। सबसे पहली स्टेप तो यही करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालनी है, उसके बाद जो भी पूछे वो निकालना है, बाद की स्टेप है ना। अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन सबके बराबर करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी है उससे भाग देना है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लिखना है। ये फर्स्ट स्टेप है, अगर ये पार कर लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। अब तुमसे क्या बोला गया है, NH3 के निर्माण फॉर्मेशन की जो भी रेट है वो इस तरीके से दी गई है। तो NH3 के फॉर्मेशन की रेट तो सिर्फ इतनी है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में काम है, लेकिन अपने आप में NH3 का कोई वो रोल नहीं है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ डिफेक्ट करता हो, क्योंकि NH3 तो अपने आप में अलग बनेगा ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 मोल बन रहा है, 2 मोल इसलिए बन रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पे 3 मोल और 1 मोल ये लिए, 1:3 के अनुपात में लिए, इसलिए 2 बन रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि NH3 2 ही बनेगा, है ना। इसलिए अपने आप में उसके फॉर्मेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का लेना देना किसमें है, रेट ऑफ रिएक्शन में, क्योंकि हमें पूरी रिएक्शन बैलेंस करके बतानी पड़ती है कि कितनी रेट है, और जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकलती है तो सभी के रेस्पेक्ट में बराबर निकलती है। तो सबसे पहले अपने को जो दिया गया है उसका मान रखो, रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है तुम्हें यहाँ पे रखना है, इसके बराबर कर देना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR बराबर 1/2 और NH3 जो भी है dNH3 बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, dt। अब ये जो वैल्यू दी है ये कितनी दी है, प्रकट होने की दर 2.5 × 10⁻⁴, तो इसको बस रख दो यहाँ पे। तो 1/2 इंटू में क्या आ गया 2.5 × 10⁻⁴, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.25 × 10⁻⁴ मोलरिटी, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं अपन इसको, और या फिर मोलरिटी, मोल पर लीटर पर टाइम, मिनट दिया है तो मिनट लिख दो, इतना तो लिख सकते हैं अपन। अब ये अपने पास आ गई है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो भी पूछे इसको उसके बराबर कर दो। अब तुमसे क्या पूछा है,
हाइड्रोजन के गायब होने की दर पूछी है, तो हाइड्रोजन के गायब होने की दर सिर्फ इतनी है दोस्त, पूरा ये वापस से स्टोइकियोमेट्री का विलुप्त में कोई काम नहीं है, प्रकट होने में भी कोई काम नहीं है, फॉर्मेशन या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में कोई काम नहीं आता है, कौन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई काम नहीं, सिर्फ किस में काम आता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के काम आता है। तो जब भी इसका यूज करो तो बहुत डर के साथ करना कि गलत जगह तो नहीं कर रहे हैं, गलत जगह कर लिए तो आंसर भी गलत आना है। अब क्या करना है तुम्हें, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकल गई, ये मिटा दो। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को इसके बराबर कर दो, क्योंकि अपने को हाइड्रोजन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर कर दो ROR बराबर -1/3। अब यहाँ पे माइनस ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि ये रिएक्टेंट है और ये गायब हो रहा है। इसको अपन लिखेंगे DH2/dt, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है हाइड्रोजन, इस तरीके से। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब भी लिखेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन अपने को पता है 1.25 × 10⁻⁻4 है, तो इसको लिख दो 1.25 × 10⁻⁻4 बराबर 1/3, और यहाँ पे क्या जाएगा DH2/dt। अब ये निकालना है तो सिर्फ ये, तो 3 का गुणा इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.75। तो यहाँ पे निकल गया अपने पास DH2/dt बराबर कितना निकला 3.75 × 10⁻⁻4, वही मोल पर लीटर पर टाइम मिनट में दिया है। तो सिर्फ इतना सा करना है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन सड़े हैं। अब अगर तुम्हें कभी भविष्य में इस तरीके की ये भी दे दिए जाए, ये जो दी है अपने को ये भी दे दी जाए, तो तुम इसको देख के रिएक्शन भी बना सकते हो कि ये रिएक्टेंट साइड आएगा नेगेटिव है रिएक्टेंट साइड आएगा पॉजिटिव है प्रोडक्ट साइड आएगा, इसके आगे जो भी भाग दे रहे हैं अपन वो उसका गुणा कर देना है। तो इससे तुम रिएक्शन भी बना सकते हो, रिएक्शन को देख के रेट ऑफ रिएक्शन की अपने पास इक्वेशन भी बना सकते हो, जो स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड में जो भी पूछे वो करना है, वो आगे के स्टेप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है, पर स्टेप पहली ये वाली ही इसी से होते हुए जाओगे तो बहुत आसान होगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन एम्स 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। वापस से वही करनी है। फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले क्या आनी चाहिए तुम्हारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर करना है, सारी स्टेप को बराबर करना है विद उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। तो हाइड्रोजन का लिखूंगा मैं DH+, बड़े कोष्टक में लिखना है, मैंने छोटे में पहले लिख दिया था। यहाँ पे माइनस लगाना है, 1/6 करना है, बराबर करना है, Br लिखना है, तो DBr- बटे में क्या आ जाएगा dt, ये माइनस लिखना है, 1/5 लिखना है। सिंपल है, वैसे का वैसे ही चलने देना है। बराबर करना है, VrO3 है तो BrO3 माइनस इसको d/dt लिख देना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन माइनस लगाना है। प्लस करना है, बराबर करना है, इसमें लिखना है प्लस 1/3 dBr2 बट्टे में dt, बराबर क्या करना है, इसमें प्लस लगाना है, 1/6 करना है, dH2O है बटे में क्या करना है तुम्हें dt करना, ये सब करना है। ये तो अपनी पहली स्टेप हुई, इतनी बड़ी रिएक्शन देगा नहीं, एम्स का क्वेश्चन है इसलिए बड़ा है। रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से पहले सबसे पहली स्टेप क्या है, बराबर करना है, बराबर सबसे पहले ही कर लेना है ऐसे। फिर जो भी बोला है उसने, अब यहाँ पे उसने बोला है कि BrO3 की खत्म होने की दर क्या है, x मोल दे दिया, x है, तो Br2 के बनने की दर क्या होगी, Br2 के बनने की दर क्या होगी। तो तुम्हें पहले क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर करनी है, पहले इसके बराबर करनी है, BrO3 के बराबर, तो ROR बराबर 1/, कुछ भी नहीं है, माइनस d BrO3 माइनस बटे में क्या है dt। अब इसके बनने की दर क्या है, खत्म होने की दर क्या है, x है, तो इसकी जगह पे x रख दो, तो ROR बराबर क्या आ गया अपने पास x, नेगेटिव तो यहाँ पे अपन उसके लिए यूज़ कर रहे थे, x मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आ गया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को किसके बराबर करना है, जो भी पूछे, Br2 पूछा है तो Br2 के बराबर ले जाके कर दो, तो मैं बराबर कर देता हूँ। ROR बराबर क्या हो जाएगा 1/3 dBr2 बटे में क्या आ जाएगा dt, यहाँ पे ROR की जगह पे x रखे, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे क्या आ गया dBr2 बटे में क्या आ गया dt। ये पूरा निकालना है तो इसको बराबर कर दो, तो 3x आ जाएगा क्या, Br2 के बनने की दर, तो Br2 का निर्माण, इसकी दर क्या हो जाएगी 3x मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो भी पूछा है दिया है यूनिट उस हिसाब से रखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3x। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप ऐसे ही करना है,
सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर करना है, उसके बाद जो भी पूछे उसको बराबर करना है। अब तुम रेट ऑफ रिएक्शन अगर दे देगा तो इससे तुम रिएक्शन भी बना सकते हो, रिएक्शन रेट से ROR भी बना सकते हो, फिर उसको बराबर कर करके देख लेना जिसका भी पूछा है उसने। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, नहीं बन रहा है तो आगे देखो कैसे करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे अपन रेट ऑफ रिएक्शन लगाते आ रहे थे, लेकिन उसने रेट ऑफ रिएक्शन से भी थोड़ी हटके चीज़ें दे दी। इसने NO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 4 सेकेंड में इतना बढ़ रहा है, तो पहले वही स्टेप फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि स्टेप बदल दो। ROR बराबर वही स्टेप फॉलो करके वही पहले लिखना है। पहले यहाँ पे N25 दिया है -1/2, इतना तो समझ में आ गया होगा, फटाफट लिखना है। N2O5 बटे में क्या कर देना है तुम्हें, DT हिसाब से लिखना है। सबसे पहले बैलेंस करके फिर उस हिसाब से ROR लिखना है। तो ये कर दिया अपन ने हाफ, ये आ गया अपने पास 1/4, तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा D NO2 बटे में क्या आ जाएगा DT बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑक्सीजन है तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब इसको मैं पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव वाले के आगे मैंने साइन लगा दी। ये अपनी फर्स्ट स्टेप है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये पहले देख लेना, चेक कर लेना, क्रॉस चेक करने के बाद। वैसे तो रिएक्शन बैलेंस देता है, यहाँ पे 4 लिखना वो भूल गया होगा। फिर उसके बाद अपन ने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख ली। अब जो जो क्वेश्चन ने पूछा है या बोला है वो अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे पहले बोला गया NO2 की सांद्रता 4 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन इतना से बढ़ता है, तो NO2 प्रोडक्ट ही है तो बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले ROR को मैंने क्या करा, इसके बराबर कर दिया 1/4, अपने पास DNO2 है बटे में क्या आ गया, DT आ गया। उसने इसकी वैल्यू अलग दी है और इसकी वैल्यू अलग दी है, टाइम की और इसकी। अब साथ में नहीं दिया, पहले अभी तक क्या हो रहा था, साथ में दे रहा था, जैसे 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अब यहाँ पे उसने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अलग दिया, टाइम को अलग दिया, तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन अलग लिखना है, टाइम अलग लिखना है। तो इसको लिख रहा हूँ 1/4 इंटू में, इसकी जगह पे क्या जाएगा, NO2 की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻2 है, -2 बटे में क्या आ जाएगा, DT की जगह पे 4 सेकेंड। तो 4 × 16 0.4 है, फिर कटा तो 0.1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 का उधर गया तो 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये अपने पास आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो भी पूछा है क्वेश्चन में उसको सबको बराबर करते जाओ, आसान है। NO2 के निर्माण का वेग पूछा है, तो NO2 का निर्माण का वेग क्या हो जाएगा, ROR को बराबर कर दो, इसके बराबर इतना इसका निर्माण का वेग हो जाएगा, तो 4 का गुणा कर दो किसमें, ROR में। तो NO2 के निर्माण का वेग क्या हो जाएगा, मैं पूरा करूंगा नहीं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, 10⁻³ 10⁻³ यहाँ रखे, 4 का गुणा इधर होगा तो ये कितना निकल जाएगा, 4 × 10⁻³ सिंपल है। ये अपने पास आ गया NO2 के निर्माण का वेग। सेकंड क्या पूछा, ऑक्सीजन के निर्माण का वेग, तो ऑक्सीजन के निर्माण का वेग ये है, ROR को इसके बराबर कर दो। तो ROR को जब अपन बराबर करेंगे तो ROR क्या है अपने पास, 10⁻³ इसका और इसके बराबर करेंगे, रस समीकरण गुणांक कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 10⁻³ मोल पर लीटर, यूनिट नहीं लगा रहा। फिर अपने पास क्या पूछा है उसने, N2O5 के निर्माण की दर, तो विलुप्त होने की दर, तो N25 के विलुप्त होने की दर क्या है, ये बात ली, N2O5 के विलुप्त होने की दर है, इसको अपने को बराबर करना है ROR के। ROR बराबर कितना, 10⁻³ तो उसमें गुणा हो जाएगा कितने का, 2 का। सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। इतने में समझ में आ गया होगा कि ROR क्या निकाले। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिए, स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन को डिवाइड कर दिए तीन में, फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन देख लिए कैसे निकालना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ भी देख लिए, उसकी यूनिट भी देख लिए और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा ऐसा मान के चलता हूँ, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस एक बार वीडियो देख लेना, वैसे समझ में आ जाएगा यार, इतनी इजी तरीके से समझा दिया मैंने। सबसे पहले ROR ही निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, कुछ भी हो कैसे भी हो, है ना। रिएक्शन को सबके बराबर करते जाना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग देना नहीं भूलना है। लेकिन जब खुद की रेट निकाल रहे हैं अपन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, उस टाइम पे कोएफिशिएंट का कुछ भी यूज़ नहीं है, उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, ROR में उसका कोएफिशिएंट का गुणा करके निकालना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन से समझ में आ ही गया होगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में अब अपन रेट लो पढ़ते हैं, है ना। आगे देखो, अब शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन। अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात करनी थी, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं अपन उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, रिएक्टेंट उठाना है, रिएक्टेंट की ही बात करनी है, जितनी भी सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है।
जिसमें मेनली अपने को पढ़ना है रेट कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, और आणविकता मोलिकुलरिटी भी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सी अपन समझते हैं कि दो चीज़ होती है, कन्फ्यूज़न होता है उसमें। एक होता है अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है रेट लो। इसको बोलते हैं दर नियम, वेग नियम या दर नियम, वेग नियम। इसको अपन बोलते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। मेन डिफरेंस क्या है ये समझना पड़ेगा अपने को। एक और चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम, पढ़ेंगे अपन बाद में, इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक होता है मास लो। इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है ये समझने की जरूरत है हमें। अभिक्रिया वेग क्या होता है, जैसे हम चाय के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चाय हम बनाते हैं, हमारे पास मान लो अनलिमिटेड चीज़ है, शक्कर भी बहुत है, दूध भी बहुत है, चाय पत्ती भी बहुत है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत है ना। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाल सकते हैं कि एक कप चाय कितने टाइम में बन रही है, इसी को हम बोलेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर्स कितने बन रही है ना। पर मिनट मान लो एक कप चाय बन रही है तो उसकी स्पीड हो गई रिएक्शन की, कितने टाइम में कितनी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। तो एक कप चाय बन रही है मान लो 1 मिनट में, तो इसको अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कि चाय बनने की दर क्या है, स्पीड क्या है, 1 मिनट में 1 कप चाय, ये स्पीड हो गई। रेट लो क्या बोलता है कि एक परफेक्ट जो कप चाय बन रही है उसमें कितने चम्मच हमें शक्कर डालनी है, कितने चम्मच चाय पत्ती डालनी है, कितने ml दूध लेना है, उसी को अपन रेट लो से बताते हैं। मास लो क्या बोलता है, मास लो ये बोलता है कि अपन ने जितना भी द्रव्यमान लिए है ना, उसके आगे जितना भी अपन रिएक्शन बैलेंस करते हैं उसी की पावर के रूप में अपन मास लो को बताते हैं। लेकिन रेट लो को अपन साइंटिफिकली तरीके से प्रैक्टिकली तौर पे निकालते हैं। इसको अपन मास लो कैसे बोल सकते हैं, कॉमन हाँ बोले 2 चम्मच ये डाल दो, ये 1 चम्मच डाल दो, इस तरीके से। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट वे में ये जो रेट लो है, वेग नियम है, परफेक्टली अपन कितना डिपेंड करेगा, कितने अपन ने शक्कर डाले, कितनी चाय पत्ती डाले, बिल्कुल एक्यूरेट बताता है अपने को रेट लो। और ये जो मास लो है ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है, सिर्फ इसी पे। अभी अपन इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से, अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। तो अभिक्रिया वेग अपन पढ़ चुके हैं। अभिक्रिया वेग निकालने के लिए हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या थी, सभी को बराबर करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट के साथ। अब रेट लो जब पढ़ेंगे अपन तो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो अपने पास आया था उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। इस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रस समीकरण में थी कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेट लो में उसका कोई मतलब नहीं है। मास लो जब पढ़ते हैं तो भी उसका मतलब है वहाँ पे, लेकिन रेट लो निकालते टाइम इसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल वेस्ट है। रस समीकरण में थी कोई मतलब की नहीं। तो क्या याद रखना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ नहीं अपने को याद रखना है। रेट लो के टाइम पे स्टोइकियोमेट्री को याद भी नहीं रखना है कि वो यूज़ में भी आता है। अभी तक जो अपन ने पढ़े थे रेट लो खत्म, अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट वगैरह भी देख ली, सब कुछ देख लिए। अब अपने को समझना है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया तो रेट लो समझना है कि रेट लो क्या होता है। तो अब क्या होता है रेट लो, इसको समझने के लिए रेट लो है ना, वेग नियम, इसके लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन ले लेते हैं अपन a + b, इससे मिलके बन रहा है कोई भी प्रोडक्ट। हम अब प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ रिएक्टेंट की। अब ये क्या बोलता है रेट लो, रेट लो बोलता है, इसको अपन पहले कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिख लेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से लिखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से लिखेंगे। तो रेट लो बोलता है कि जो भी रेट है वो समानुपाती होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल, अनुपात मतलब गुणनफल इनटू के समानुपाती। लेकिन इनकी जो पावर है, इसके आगे अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट लगा है, n और m लगा है, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसको अपन x और y लिखते हैं, x और y लिखते हैं, मतलब x और y यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है, ऑर्डर होता है, अपना ऑर्डर मतलब कोटि होती है, इसको अपन प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है k, जिसको अपन रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और a की पावर क्या लिख रहा हूँ मैं x, b की पावर में लिख रहा हूँ y।
यहाँ पे x और y क्या है, तो यहाँ पे x और y है ऑर्डर है, x है a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और y है अपने पास b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपन आगे इसका बहुत यूज करने वाले हैं क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, वो पूछा भी गया। अब अगर इसी को मैं मास लॉ के अकॉर्डिंग बताऊं, मास लॉ भी समझना जरूरी है। मास लॉ क्या बोलता है, मास लॉ एक थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल, अपन इसको देख के बता सकते हैं मास लॉ को, लेकिन ये जो है ये क्या है, वे अपना पास रेट लॉ प्रैक्टिकल पार्ट है। इसको अपन प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है कि एक्स और वाई किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं रेट को। मास लॉ क्या बोलता है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, a प्लस बी है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट अपने पास c प्लस डी, रिवर्सिबल। इसके आगे n लिखा है, n1 n2 कर देते हैं, n1 लिखा है, n2 लिखा है, इसका आगे यूज है इसलिए बता रहा हूँ। n1 a है प्लस n2 b है, ये मिलके बना रहा है क्या अपने पास m1 c प्लस m2 d, इस तरीके से बना रहा है। तो मास लॉ क्या बोलता है, आगे जा रहा है तो उसके लिए कांस्टेंट फॉरवर्ड, जो पीछे आ रहा है उसके लिए बैकवर्ड, इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो रेट होगी मास लॉ के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a की कॉन्सेंट्रेशन और b के कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जब अपन हटाते हैं कांस्टेंट तो फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड लगता है, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड लगता है, और यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही के वही लग जाते हैं, इनकी पावर, उनके कॉन्सेंट्रेशन लिखो बड़े ब्रैकेट में, इनटू करो उनकी पावर जो भी है मास लॉ के अकॉर्डिंग। अगर बैकवर्ड के लिए लिख रहे हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा अपने पास k बैकवर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा c की पावर m1 और d की पावर m2। इसको अपन जब अपन इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ आगे यूज इसलिए बता रहा हूँ। तो ये मास लो इसके पास रस समीकरण मिति गुणांक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने पास जो रेट लो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है। और ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ जो भी रिएक्शन है अभिक्रिया की कोटि उससे निकालते हैं। एक्स और वाई को एक साथ अपन n लिख सकते हैं। तो संपूर्ण इसको तीन तरीके से बोला जाता है। एक्स अगर पूछ रहा है तो वो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। अगर y के बारे में पूछ रहा है तो वो b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। लेकिन अगर पूरी रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है, रिएक्शन ऑर्डर, तो उसके लिए अपन x प्लस वाई बराबर क्या करते हैं, n करते हैं, तो वो पूरी रिएक्शन की ऑर्डर हो जाती है। ऑर्डर क्या होती है इसके बारे में समझेंगे अपन, इसको अपन प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। अब ये अपने सिलेबस में जो है वो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर है, और कभी कभी 1.5 डेढ़ ऑर्डर भी आ जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर पढ़ना है अपने को और 1.5 ऑर्डर पढ़ना है। तो रेट लो पूरा क्या हो गया, अच्छे से समझ लो, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है। और क्या होता है ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी अपने पास रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल और उनकी जो पावर लगाई जाती है वो प्रैक्टिकली पावर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन की ऑर्डर। और अगर ए पे अलग लगी है तो उसके ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अलग है, वाई वी पे लगी है तो उसके रिस्पेक्ट में अलग ऑर्डर है, और पूरी रिएक्शन की ऑर्डर अलग होती है। ये फर्स्ट बात हो गई। सेकंड है, यहाँ पे अपन समानुपाती जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है एक तो टेम्परेचर पर, जो अपन रिफेक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर पर। सेकंड है अपने पास कैटेलिस्ट पर, कैटेलिस्ट पर। सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर, एक कैटेलिस्ट पर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, कैटेलिस्ट अगर डाल दोगे तो वो रेट कांस्टेंट को घटा या बढ़ा सकता है। इसके बारे में भी अपन बाद में ही पढ़ेंगे जब फैक्टर पढ़ेंगे। ये तो हो गई पहली बात। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती है कि एक्स और वाई ऑर्डर है, और रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 या कुछ भी भिन्नात्मक हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है ना, भिन्नात्मक हो सकता है, डिवाइडेड पार्ट, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जो भी अपन डिवाइड करके लिखते हैं, भिन्नात्मक लिखते हैं, 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है अपने पास ऑर्डर। और के अपने पास है रेट कांस्टेंट, जो टेम्परेचर और कैटेलिस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। मास लॉ का यहाँ पे ज़्यादा यूज है नहीं इस चैप्टर में, इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है तो अपन वहीं पे पढ़ेंगे। सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यूज है जो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि रेट लॉ क्या है, लिखना कैसे है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखा जाना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आर बराबर क्या होता है, के कांस्टेंट लगा दो, ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स है,
कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे चेंज होता है। तो इसके बारे में अपने को आगे पढ़ना है। तो जब भी अपन लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो के का कोई मतलब है नहीं वहाँ पे। तो आर क्या हो गया अपने पास, रेट हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है अपन पढ़ चुके हैं, क्या होती है यूनिट, मोल पर लीटर, पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी पर टाइम होता है, इनटू टाइम होता है, जो भी है। के एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, इसकी भी यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए, इसकी भी यूनिट हम निकालेंगे। अब इसकी भी यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, दो फॉर्म में निकालेंगे, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और एक निकालेंगे प्रेशर के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में निकालना है। देखो कैसे निकालना है, दो यूनिट बनेगी किसकी, रेट कांस्टेंट की, और इम्पोर्टेंट है यार, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना आना चाहिए, यूनिट से ही समझ में आना चाहिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। एक जस्ट एग्जांपल में सी कोई है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन जो बना रहा है अपने पास प्रोडक्ट, पूरी रिएक्शन की ऑर्डर को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, कैसे, आर बराबर के कांस्टेंट है और सी की पावर एन लिख रहा हूँ, एक्स वाई नहीं लिख रहा हूँ, एक्स वाई अपन अलग अलग जैसे बहुत सारे रिएक्टेंट हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अपन एक्स वाई लिख रहे हैं, लेकिन एक कोई है तो पूरी अभिक्रिया की कोटि उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए अपन पूरी रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट किसके ऊपर लिख दी, उसी के ऊपर लिख दी। एन क्या है यहाँ पे, कोटि है। आर की यूनिट क्या होती है, अपन पहले के की निकाल रहे हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी की पावर एन, सॉरी आर बटे में सी की पावर एन। अब निकालना है अपने को, तो क्या होता है, आर की पावर क्या होती है, मोल पर लीटर इंटू टाइम, ठीक है। सी की क्या होती है, मोल पर लीटर और इसकी पावर एन। ये जब पूरा ऊपर जाएगा ऐसा का ऐसा तो ये माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ भी होता है तो ऊपर जाके वो माइनस में पावर में जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, मोल पर लीटर, फाइनली लिख रहा हूँ मैं, मोल पर लीटर, इस पूरे की पावर क्या जाएगा 1 माइनस एन, इंटू में क्या जाएगा, बटे में जाएगा, सॉरी टाइम, इस तरह। मतलब टाइम वाला पार्ट तो पर टाइम तो चलना ही है। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन है, मतलब के की जो यूनिट है वो फिक्स नहीं होती है, वो जीरो ऑर्डर के लिए अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होती है, सेकेंडरी ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है, तो सभी के लिए अलग अलग होती है, तुम्हें सभी के लिए याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में निकाले, जब प्रेशर के फॉर्म में दे दे, यहाँ पे अब वो सी की जगह पे कोई गैस वगैरह दे दे, ये अपन ने सॉलिड के लिए निकाले, कोई गैस दे दे तो यहाँ पे अपने को किसका यूज़ करना है, फिर एटीएम का, है ना। तो एटीएम का यूज़ करना है तो इस पूरे मोल पर लीटर की जगह अपन क्या लिख देंगे, एटीएम जो भी प्रेशर की यूनिट है उसकी पावर 1 माइनस एन इंटू में पर टाइम हो गया, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आना। ये यूनिट हुई अपने पास प्रेशर के मामले में, जब भी गैस दे तो प्रेशर के फॉर्म में लिखना है, आगे और समझ में आ जाएगा जैसे जैसे अपन करेंगे। और ये हुई अपने पास सॉलिड मोल पर कॉन्सेंट्रेशन, जो भी मोल पर लीटर इंटू में टाइम, और मोल पर लीटर की पावर कितनी है 1 माइनस एन। अब ये हर एक ऑर्डर के लिए ये अपने पास हो गई रिएक्शन, जो भी रेट होती है रिएक्शन की, उसके बाद के एक यूनिट, के एक रेट कांस्टेंट है जिसकी यूनिट अपन ने अलग अलग निकाल ली, बहुत सिंपल है, ज़्यादा है नहीं टफ। तो अपने को के की यूनिट अलग अलग ऑर्डर के लिए पहले से अगर पता होगी तो तुम कभी कभी वो क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर की, नहीं बोलता है, तो तुम्हें के की यूनिट से समझ में आना चाहिए कि वो कौन से ऑर्डर की है। कभी कभी नहीं बोला जाता है, बहुत टाइम तक नहीं भी बोला जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो अपने को क्या याद रखना है कि के की डिफरेंट यूनिट बना के रख लो। के की मेन अपने पास फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर, इसकी पावर है अपने पास 1 माइनस एन पर टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे रखें अपन जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या बनेगी, इसकी जगह जीरो रखोगे तो बनेगी मोल पर लीटर पर टाइम। तो ये फट से समझ में आना चाहिए कि ये यूनिट किसके लिए है, मोल पर लीटर के लिए। सेकंड क्या है अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे 1 रखे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो ये पूरी पावर क्या, इसकी पावर 0 मतलब इसका मान 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है पर टाइम, या इसी को अपन लिख सकते हैं टाइम इनवर्स, ऊपर आता है तो माइनस। अब वो टाइम को यूज करते, जब सिर्फ टाइम दिया हो तो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर तक ही याद रखना है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह रखूँ 1 माइनस 2, तो ये पूरी पावर क्या हो जाएगी माइनस, मतलब मोल पर लीटर
की पावर -1 और पर टाइम या टाइम इनवर्स भी हो सकता है। अब ये इसको माइनस है तो इसको पलटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल इनटू में टाइम। तो कभी कभी ऐसे यूनिट भी लिख के दे देगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सिर्फ के की यूनिट से समझ में आना चाहिए कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अभी तक अभी अपने क्या क्या देखे, रेट लो देखे। रेट लो को कैसे लिखना है, आर समानुपाती हटा के के लिखना है और जो भी अपने पास रिएक्टेंट हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन लिखना है और उनके ऊपर पावर लगानी ऑर्डर वाली, कोटि वाली, एक्स और वाई, जिसको अपन प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या पढ़े अपन ने, मास लो है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ उसी के स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है उसको पावर में लिख देना है, उसी टाइम कॉन्सेंट्रेशन लिख के, उसमें फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड है, इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या देखिए अपन ने, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़े। रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो ये रेट कांस्टेंट जब भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लग जाता है, रेट कांस्टेंट बोलते हैं उसको। उसकी यूनिट अलग अलग होती है, यूनिट अलग अलग होती है, किस हिसाब से होती है तो वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, जो भी रेट है जो भी ऑर्डर है रिएक्शन का उसके ऊपर डिपेंड करती है। मोल पर लीटर की पावर 1 - n 1 पर टाइम में निकालते हैं, या प्रेशर में हो तो एटीएम की पावर 1 - n पर टाइम में निकालते हैं। रेट कांस्टेंट का ऑर्डर तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड जीरो के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे तरीके से निकालते हैं। और इसमें अपने को अपने को सीखना है क्या, अपने पास ऑर्डर कोटि निकालना है। अभिक्रिया की कोटि निकालना सीखना है। तो अभिक्रिया की कोटि निकालना अपन प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन देगा तो उसी हिसाब से हमें उसकी कोटि बताना पड़ेगा, जिसके ऊपर अपन अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें समझ में आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें अभी एक बार फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो क्या क्या देखिए अपन ने, पहले तो स्पीड के ऊपर रिएक्शन देखे तो 3 टाइप से थी, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। ये फर्स्ट में पढ़े थे अपन ने। सेकंड में क्या पढ़े थे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग अलग है, अभिक्रिया की दर अलग है और अपने पास रेट लो अलग है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, बराबर लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ±c बटे में डेल्टी करें। पॉजिटिव अपने पास प्रोडक्ट के लिए, नेगेटिव अपने पास रिएक्टेंट के लिए है। इसको अपन क्या करते हैं, और फिर बाद में जब भी अपने को ROR लिखना है, जो अपनी फर्स्ट स्टेप है उसको बराबर करना है सभी रिएक्शन में, और उनके आगे जो भी लिखा हुआ है उससे अपने को भाग देना रहता है। तो ये अपने पास रेट ROR के बराबर हो जाएगा। इस ROR को तुम किसी के भी बराबर करके कुछ भी निकाल सकते हो, जिसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन दिए। थर्ड अपन ने क्या पढ़े, ये सब सॉल्व करने के बाद रेट लो पढ़े। रेट लो में क्या बताया गया है कि रेट लो में बताया गया है कि जो भी दर होती है वो समानुपाती होती है उनके कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल इनटू के पावर में अपन x और y लिखते हैं। ये जो घातांक है, ये जो पावर है, इसको अपन को प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है। जब समानुपाती अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो r बराबर आ जाता है अपने पास k, और a की पावर x है, b की पावर अपने पास y है। x और y यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या लिखते हैं अपन, n लिखते हैं, जो कि क्या है अपने पास ऑर्डर है, रिएक्शन का ऑर्डर है, जो कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या फिर कुछ भी भिन्नात्मक फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। x किसके रिस्पेक्ट में है, तो x है अपने पास a की रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, और y अपने पास है b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। इन दोनों को जोड़ के अभिक्रिया रिएक्शन का पूरा ऑर्डर बताया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है k कांस्टेंट है, इसको अपन रेट कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकेंड है अपने पास कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है, तो इसकी यूनिट निकाली जाती है मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू में पर टाइम। इस तरीके से निकाली जाती है। टाइम की कोई पावर नहीं है, सिर्फ इसी की पावर है 1 - n। n का जो भी मान होगा उसके लिए अपन ने 3 अलग अलग लिख लिए हैं अपने पास यूनिट। तो वो तुम्हें याद होना चाहिए, जो समझ में आएगा कि तुम्हें कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है। जो अपन ये ऑर्डर के रिएक्शन पढ़ेंगे तब ये और फिर से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये भी अपन ने देख लिए। अब इसके ऊपर अपने को क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्वेश्चन से ही पता करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के ऊपर कि रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, प्रैक्टिकली कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करने वाले हैं वो। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे किस टाइप से आएंगे, कोई टेबल बना के दे देगा या थ्योरी के फॉर्म में भी दे देगा कि A + B रिएक्शन है, C + D बन रहा है, A की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे ऐसे चेंज कर रहे हैं तो रेट ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, तो ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर क्या होगा। तो ये सबसे सिंपल वे है क्वेश्चन देने का। तो यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है अपने पास। ये एक्सपेरिमेंट होते हैं।
एक्सपेरिमेंट कैसे, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। कैसे एक्सपेरिमेंट कि हम इन दोनों में से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेट कैसे चेंज हो रही है। तो रेट कैसे चेंज हो रही है ये उसकी कोटि पर डिपेंड करेगा ना, कि कितनी कोटि है कि वो कितना रेट को चेंज कर दे रही है। तो अपन कैसे लिखते हैं, जब कोई रिएक्शन ना लिख के दे उसकी तरह तो तुम्हें A + B लिखना है और नॉर्मली प्रोडक्ट लिख देना। इस रिएक्शन का अपन रेट कैसे लिखेंगे, तो R बराबर K, A की पावर कितनी 1 लिखूं या x लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे जो लिखा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं। x लिखा, B के आगे क्या लिखूंगा मैं, y लिखूंगा। अब बात आती है इस अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है, किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स करो, सेकेंड वाला देखो कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये 0.05 0.05 0.05 से ये हो रहा है 0.5, ये वाली सेम है। तो कोई भी दो ऐसी कंडीशन उठाओ, दो एक्सपेरिमेंट ऐसे उठाओ जो दोनों सेम हो और दूसरी चीज़ चेंज हो रही हो। तो अपन जो सेम है उसको इसमें नहीं लिखेंगे, उसको क्या करेंगे अपन हटा देंगे। अब अपन A के लिए निकाल रहे हैं, B क्या है यहाँ पे सेम है। अब इसका अनुपात बनाएंगे R1/R2 करके, बराबर यहाँ पे तो K ही आना है, क्योंकि K अनुपात से चेंज नहीं होता है, तो A की पावर x ही आएगी, क्योंकि वो तो x है, फिक्स है, कोटि फिक्स है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको A1 A2 लिखेंगे ना। तो R1 जब A1 के साथ था, R1 जब A1 के साथ, A1 जब R1 के साथ था, तो इसकी जगह पे अपन ये वाली चीज़ लिखेंगे। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ये 1.2 × 10 की पावर -3 बटे में R2 कौन सा, ये वाला, तो ये हो गया 2.4 × 10 की पावर -3। वैल्यूज ऐसे ही आएंगी, कुछ तो भी देगा, दशमलव में देगा, पावर में देगा, बराबर। देखो K तो कट गया क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है और सेम ही है। तो A1 कितना है, यहाँ पे A1 है 0.05 बटे में कितना है 0.10, ये वाली वैल्यू रखे। अब इसकी पावर x, तो पूरे की पावर कितनी लिख देते हैं x। अब सिर्फ काटना है, 10 की घात 3 से 10 की घात 3 गई, -3, ये जाएगा 12 दूना 24, मतलब 2 बार जाएगा। ये बार कितना जाएगा, 2 दशमलव से दशमलव गया, 5 दूना 10 गया, मतलब 1/2 बराबर 1/2 की पावर x, इतना आ गया। अब यहाँ पे कोटि क्या बनेगी, तो कभी भी इस तरीके से आधार अगर सेम है, दोनों साइड क्या है, आधार सेम है, तो इनकी जो पावर है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है, तो x बराबर जो भी पावर है वो बराबर हो जाती है जब आधार क्या हो, सेम। तो यहाँ पे x बराबर कितनी निकलेगी, 1, और x किसकी कोटि थी अपने पास, a की कोटि थी। तो अपन बोल सकते हैं कि a की कोटि कितनी निकल के आई, ऑर्डर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है, मतलब x बराबर आ गया अपने पास 1। ये अपने पास x की कोटि निकली है दोस्त, x a की निकल गई 1। अब अपने पास b की नहीं निकली, b को अपन ने y माने थे। वापस से लिखो r बराबर k, ये तो अभी मैं स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ इसलिए बड़ा हो रहा है, तुम जब करोगे तो फटाफट देख के ही कर लो, ये कैसे चेंज हो रहा है, दुगना हो रहा है तो दुगना है, दुगने पे 1 होता है, फिर ज़्यादा पे अभी मैं बता दूंगा शॉर्ट में। इसको अपन लिखेंगे a की पावर x, b की पावर कैसे लिखेंगे अपन y। ठीक है, अब a को कांस्टेंट कर दो इस पूरे उसमें एक्सपेरिमेंट में देख के, और b को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो अब ये अपने को देखना पड़ेगा 0.05 से यहाँ तक ये जो चेंज आ रहा है इन दोनों के बीच, ये दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के बीच चेंज आ रहा है तो वो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो मतलब b चेंज हो रहा है और a क्या है, कांस्टेंट। तो अब अपन क्या करेंगे, a को हटा देंगे और b को रख लेंगे। तो फिर से अनुपात बनाओ, R1/R2 बराबर b1 की पावर y, पूरे की पावर अब लिख सकता हूँ मैं, v1 बटे में b2, चेंज आ रहा है, पूरे की पावर कितनी है y। अब मान रखो और निकाल लो, ये तो सेम है, ये वाला चेंज आ रहा है, तो इसकी जगह पे 1.2 है और यहाँ पे 1.2 × 10 की पावर -4 है, तो इसको लिख दो 1.2 × 10 की पावर -3 बटे में 1.2 × 10 की पावर -4। ये आ गया, ये -3 होगा यार, 4 नहीं होगा, ये आ गया अपने पास -3 बराबर, ये तो अपन ने काट दिए। b1 कितना था 0.05 0.01, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 0.10 इतना है। इसकी पावर कितनी आ गई y। अब क्या करना है, काटना है,
कटेगा, 1 बचेगा, ये कटेगा तो एक वापस से कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 1/1 की पावर कुछ भी नहीं बराबर 1/2 की पावर कितनी आ गई, y। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि एक साइड आधार अलग जा रहा है, दूसरी साइड आधार अलग जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल है 0। इसका आंसर है क्या, 0, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो रेट है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, इसको तुम दुगना कर रहे हो, इसको तुमने दुगना कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो इसकी जो रेट है वो तो सेम है, मतलब इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है। तो अब इस टाइप की जब कंडीशन आ जाए तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, y बराबर कितना लिखना है, 0, x बराबर कितना निकला 1, y बराबर कितना निकला 0। तो ये इन दोनों की कोटि निकल गई है। अभिक्रिया की कुल कोटि पूछे तो कितनी आएगी, अभिक्रिया की कुल कोटि आएगी 1, क्योंकि अभिक्रिया की कुल कोटि n बराबर क्या होता है, x प्लस y होता है, बराबर x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, बराबर कितना निकला 1। अभिक्रिया की कोटि 1 है। अगर लिखने को बोले a के रिस्पेक्ट में पूछे 1 लिखना है, b के रिस्पेक्ट में पूछे 0 लिखना है, दोनों को जोड़ के पूछे तो 1 लिखना है। लेकिन अगर वो बोले कि पूरी इक्वेशन रेट लो इक्वेशन बताओ तो उसको कैसे लिखना है, तुम्हें r बराबर k लिखना है और a की पावर तुम्हें 1 लिखना है, b की पावर तुम्हें 0 लिखना है। इस तरीके से भी आ सकता है, मतलब कितने फॉर्म में आंसर पूछ सकता है, इस तरीके की वैल्यू दे देगा, कितने तरीके से पूछ सकता है, एक तो अलग अलग रिस्पेक्ट में पूछ सकता है कि a की कोटि क्या है, b की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, दोनों अभिक्रिया की रेट ऑफ पूरी रिएक्शन की कोटि क्या है वो पूछ सकता है, रेट क्या है। सेकंड क्या, थर्ड क्या पूछ सकता है कि इसको तुम इक्वेशन के रूप में बताओ, तो भी बताना पड़ेगा। इस तरीके से आंसर तुम्हें देते आना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 1 2 3 और 4। वापस से अपने को वही करना है। अब यहाँ पे ये जो लिखा है इसका यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसके आगे जो 2 लिखा है इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसके जो भी रिएक्शन दिए है इसका भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने जो पहले दिए अपन ने रेट लो लिखे हैं उसी के ऊपर जाना है। रेट लो क्या है अपने पास, रेट लो बराबर, रेट लो क्या बोलता है, सॉरी बराबर नहीं, r बराबर k कांस्टेंट लगाना है, a की पावर अपने को x लिखना है, सबसे बेसिक फंडा है, b की पावर अपने को y लिखना है, सिंपल है। रिदम है, a की जगह पे जो भी चेंज आ रहा है उसको चेंज में लाना है, b को उस टाइम पे क्या रखना है, कांस्टेंट रख देना है। मतलब जब तुम a में क्या लाओ, चेंज लाओ, तो b को तुम्हें क्या करना है, उस टाइम पे कांस्टेंट रख देना है। कांस्टेंट रखने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अपन इसकी y की पावर चेंज नहीं होगी, मतलब इस b की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो किसी की भी एक की पावर क्या होती है, 1 होती है, तो उस टाइम पे अपन उसको छोड़ रहे हैं। तो इसको कांस्टेंट रख के अपने को इसको चेंज करना है। तो इसको वैल्यू देखो चेंज कहाँ हो रही है, a की वैल्यू 0.1 से 0.3 आ रही है, लेकिन उस टाइम पे 0.1 से ये 0.2 हो रहा है। तो इसके कोई 2 वैल्यू ऐसी देखो जब ये क्या चेंज ना होता हो, एक 0.01 यहाँ दिख रहा है, 0.01 यहाँ दिख रहा है। मतलब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर्थ को मैं उठा सकता हूँ, बाकी का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो अपने को बाद में देखना है, लेकिन पहले a जिसको अपन कांस्टेंट कर रहे हैं उसको कांस्टेंट कर देना है। तो यहाँ पे अब वापस से लगाओ r बराबर k। अब मैंने b को कांस्टेंट कर दिया तो b को हटा दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ a की पावर x लिखूंगा, ये भी हट जाएगा। तो इसको क्या बना रहे थे अपन, पूरा का पूरा r1 बटे r2 बराबर a1 बटे e2, इस पूरे की पावर कितनी लगा रहे हैं अपन, x, पूरी की पावर x लगा दी, r1 बटे r2। जब इसको अपन ने कांस्टेंट रखी उस टाइम पे r1 कितना है 7.5, यहाँ पे कितना है 3 × 10 की पावर -2 है। इसका ध्यान रखना है तुम्हें अच्छे से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, r1 7.5 × 10 की पावर -3, ये कितना आ जाएगा 3 × 10 की पावर -2 बराबर a1 बटे a2, ये कितना है 0.1 से 0.4, मतलब 0.1 से 0.4 की पावर x। इसको अब सॉल्व करना है। 10⁻³ से 10⁻² जाए, ये तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा या नीचे बचेगा, नीचे 10 बचेगा, है ना, ये पावर ज़्यादा बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 बटे में 30, इस तरीके से आ जाएगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अब आगे कट के लिखते हैं, ये दशमलव गया 1/4 की पावर x से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 × बटे में 30 बराबर 1/4 की पावर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको काटो, यहाँ 0 लगा, इसको काट सकते हैं, 25 या 75, और 25 से कम 25 बची 5, मतलब 25 दूनी 50, फिर काटे तो 3 × 4 12, 1/4 यहाँ तक दिखेगा नहीं, 1/4 की पावर 1 बराबर 1/4 की पावर x। ये आ गया अपने पास। आधार वापस समान है,
1/1 आता तो ये 0 होता, लेकिन 1/4 की पावर 1, 1/4 की पावर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि जब आधार समान है तो घातें क्या होती है, बराबर होती है। तो x की जगह पे आ गया अपने पास क्या 1, तो x बराबर अपन ने लिख दी 1। अब b के लिए निकालते हैं। b के लिए कैसे निकालेंगे, वही अपनी रिदम है, a को कांस्टेंट करना है, b को चेंज करना है। a को कांस्टेंट कर सकते हैं तो ये दो वैल्यू दिख रही है, क्या है, सेम है। उस टाइम पे b चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन जिसको अपन कांस्टेंट कर रहे हैं उसको पहले कांस्टेंट करना है। तो वापस से मैंने लिखा r1/r2, अब तो फटाफट होना चाहिए b1/b2, b1/b2 की पावर कितनी लिखूंगा मैं y, ये पावर जो भी चेंज हो रही है इस टाइम पे कितनी हो रही है 9 बटे कितना आ जाएगा 3.6, यहाँ -2 है, वहाँ -1 है, तो यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात -2 है, और यहाँ पे 3.6 × 10 की पावर -1 है, बराबर b1 b2 कितना है 0.2 से 0.4 आ रहा है, तो 0.2 से 0.4 की पावर कितनी आ जाएगी y आ जाएगी, दशमलव हटेगा 2 दूनी 4, 1/2, यहाँ पे कटेगा तो ये कटेगा 10 बार, ये 10 इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 3.6 हट जाएगा, ये भी कटा, तो 9 चौक 36, तो 1/4 इधर मैं लिख रहा हूँ 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी 1 बराबर 1/2 की पावर कितनी आ गई y। अभी आधार समान नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, 1/4 को 1/2 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, बराबर 1/2 की पावर कितना लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। 1/2 से 1/2 समान ही है आधार, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 2 y बराबर, तो y बराबर कितना आ गया 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि y बराबर कितना आ गया 2। तो अपन ने अभिक्रिया की कोटि निकाल ली है। मतलब अब ये जो रेड लो लिख रहे हैं इसमें x की जगह पे क्या जाएगा 1 और y की जगह पे कितना आ जाएगा 2। अभिक्रिया की पूरी कोटि भी बता सकते हो तुम, कितनी आएगी 1 प्लस में 2 आएगा तो कितना आएगा 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। तो अभिक्रिया की पूरी कोटि कंप्लीट ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अलग अलग के पूछे, ए के रिस्पेक्ट में 1 है, बी के रिस्पेक्ट में 2 है, रेट लो लिखने का बोले, इक्वेशन लिखने का बोले तो इक्वेशन लिख देना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी लगा डालने हैं तुम्हें, इस टाइप के सारे ऑर्डर निकालने वाले सारे कर देना, और अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाला करे हैं वो भी सारे कर देना, ठीक है। अब ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो में, इसलिए अपन बाकी का पढ़ेंगे कल अपन, मतलब अगली वीडियो में जब भी बनेगी उसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्या, सारे ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तक। कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, हाफ लाइफ देखेंगे, अर्ध आयुकाल देखेंगे। उसके बाद अभी थोड़ा सा इसमें भी बेसिक रह गया, आणविकता मॉलिक्यूलरिटी भी रह गया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, RDS के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी रिएक्शन चीज़ें अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक तुम्हें ये सारे क्वेश्चन लगा देना जो मैंने इसमें करवाए हैं। अब इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाया हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए कोशिश करना है कि खुद से कर लो, है ना। करना क्या है, वही रिदम है, अनुपात बनाना है और निकालना है ना। ईमानदारी से ये चैप्टर कर लेना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। और बेसिक भी है इक्विलिब्रियम का, तो अच्छे से करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।